अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुनिया प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मदीहा मसूद। नाज़रीन, दुनिया है बहुत तेज और इसमें रोज बरोज तरक्की भी हो रही है तेजी से। दिनों के काम घंटों में और घंटों के काम मिनटों में तय पाने लगे हैं। लेकिन मेरी दुनिया में इसके कुछ बरक्स भी है। लोग इस इंतजार में रहते हैं कि कब कोई मसीहा आकर उनकी फरियाद सुने, लेकिन उनके मसाइल बहुत वक्त गुजरने के बाद भी वहीं के वहीं रहते हैं। मुल्क के कोने कोने से ऐसे मसाइल की तरफ हुक्काम की तवज्जो दिलवाने का बेड़ा उठाया मेरी दुनिया प्रोग्राम ने, और इसके साथ साथ शहरों की सकाफत, रिवायत और अहमियत भी बनती है मेरी दुनिया प्रोग्राम का हिस्सा। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि घेरा किसके खिलाफ तंग होने जा रहा है, इंतजामिया कहां चैन की बांसुरी बुझाती रही और 76,000 सिक्योरिटी एहलकार कहां ड्यूटी सर अंजाम देंगे, शादी वाले घर में शोक का समा क्यों पैदा हो गया और हाथ से बने कालीन कहां की मशहूर हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आपको बताया जाएगा, लेकिन पहले एक नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। घोटकी में डाकुओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। जमीनी और फजाई ऑपरेशन भी तेज। डाकुओं को हथियार फेंकने की मोहलत, कचरे के इलाके में रिहायशियों को इलाका खाली करने का हुक्म दे दिया गया। अंदरून सिंध के इम्तिहानी मराकज तलबा के लिए नकल करने की महफूज आमाजगा बन गए। सक्खर, लाड़काना, कंदियारों और घोटकी में आज भी नॉन स्टॉप नकल चलती रही और इंतजामिया चैन की बांसुरी बजाती रही। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। 76,000 एहलकार तैनात किए जाएंगे। उम्मीदवारों ने भी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। गली मोहल्लों और सड़कों पर पोस्टर्स और बैनर्स की भरमार। थरवासियों की आजमाइश खत्म न हुई। खुश्क साली और कहत साली का शिकार थरी बाशिंदे पानी की बूंद बूंद को तरस गए। थरपारकर में पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया, कुएं खुश्क हो गए। हवेली लखा में शहनाइयों वाले घर में शोक का समा। वलीमे के रोज दुल्हे के बेवक्त और अचानक मौत ने कई सवालात खड़े कर दिए। पुलिस ने वाक़े को खुदकुशी करार दे दिया। और मुल्तान के बाहिम्मत हुनरमंद हाथों से ऐसे खूबसूरत और दीदा ज़ेब कालीन बनाते हैं जो न सिर्फ कौमी सतह पर पसंद किए जाते हैं बल्कि बैरून मुमालिक भी उनकी मांग है। नाजरीन, घोटकी में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। 2 गनशिप हेलीकॉप्टर्स रानौती कच्चा पहुंच गए हैं। पहले मरहले में डाकू गुड्डू शर्की के ठिकाने को तबाह किया जाएगा। कच्चे का तमाम इलाका सील कर दिया गया है। डाकू को हथियार फेंकने की फिर से मोहलत दी गई है। देखते हैं बरकत अली की रिपोर्ट। घोटकी के इलाके कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी आ गई है। 3 रोज से जारी फजाई कार्रवाई में 2 गनशिप हेलीकॉप्टर भी हिस्सा ले रहे हैं। पहले मरहले में डाकू गुड्डू शर के ठिकाने पर हमला करने के लिए 3 बख्तरबंद गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं, जो कि जमीनी कार्रवाई में हिस्सा ले रही हैं। कच्चे का तमाम इलाका सील है, जबकि पुलिस की जानिब से डाकुओं को आज शाम तक हथियार फेंककर पुलिस के हवाले करने का भी ऐलान किया गया है। 1 माह से जारी पुलिस ऑपरेशन के बायस कच्चे में शदीद गजाई किल्लत पैदा हो चुकी है। टारगेटेड डाकू सल्तू शर, गुलाम रसूल और छोटू बखरानी गुड्डू शर तक पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पाई। अंदरून सिंध के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज में तलबा आज भी बगैर किसी रोक टोक के नकल करते रहे। हस्ब मामूल हलशुदा पर्चा फोटोस्टेट की दुकानों पर इंतहाई सस्ते दामों फरोख्त होता रहा। महकमा तालीम और इंतजामिया आंखों पर पट्टी बांधे चैन की बांसुरी बजाते रहे। नहीं बदला तो महकमा तालीम सिंध का चलन नहीं बदला। तलबा के वारे न्यारे करवाना है इनका पसंदीदा मशगला। सक्खर में इंटर पार्ट 2 रियाजी के पर्चे को ही लीजिए, जहां मुंतजम बने रहे खामोश तमाशाई। तलबा को तो बस चाहिए था बहाना, फिर क्या था हर तरफ नकल ही नकल, और वो भी खुलेआम सबके सामने। तलबा ने हस्बे मामूल धूमधाम से की नकल और नहीं इस्तेमाल की अपनी अकल। सेंटर्स के गिर्द दफा 144 नाफे तो थी, लेकिन बराए नाम।
अब सुनिए गोडकी की। यहाँ भी कुछ नया नहीं, नकल माफिया तो सरगर्म था ही, मगर हलशुदा पर्चा भी सिर्फ 200 रुपए में था दस्तयाब। तलबा की सहूलत के लिए इंतजामिया और निगरान अमला यहाँ भी सुस्ती और काहली के मजे लूटता रहा। लाड़काना में आज था 11वीं जमात का फिजिक्स 2 का पर्चा। तलबा ने यहाँ भी नकल लगाने में कोई कसर न छोड़ी। गाइड्स और मोबाइल फोन्स का होता रहा खुलम खुला इस्तेमाल। विजिलेंस टीमों ने खानापुरी के लिए 50 तलबा को नकल करते हुए पकड़ा और 15 जाली उम्मीदवारों को निकाला इम्तहानी मराकज से बाहर। किंडियारों में भी रियाजी के पर्चे में सरेआम नकल चलती रही। दफा 144 नाफज होने के बावजूद इम्तहानी मराकज में पहुँचते रहे हलशुदा पर्चे, वो भी बगैर किसी रोक टोक के। पुलिस है ना, इसीलिए तो कहते हैं पुलिस का फर्ज मदद आपकी। थरपारकर में खुश्क साली के शिकार थरी बाशिंदों पर एक और इम्तिहान की घड़ी। मुसलसल कहत और गर्मी की शिद्दत के इजाफे से देहात में पानी का बहरान पैदा हो गया। कुएं खुश्क हो गए और आवाम पानी की बूंद बूंद के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। इसी पर रिपोर्ट देखते हैं थरपारकर से दुनिया न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल जब्बार लहरी की। थरपारकर में 3 साल से कहत ने डेरे डाल रखे हैं। दूसरी जानिब गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस पानी का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर रहा है। कहत से मुतासरा इलाकों में खुश्क साली की सूरत हाल होने के सबब देहातों में कुओं से पानी भी अब खत्म होता जा रहा है। मुतासरा लोगों ने अपने अपने कुओं को लकड़ियों से ढांप रखा है कि कोई पानी निकाल कर न ले जाए। थर के बाशिंदों को दिन भर की मुशक्कत के बाद चंद बूंदे पानी की मिलती हैं। ज्यादा तकलीफ है, पानी निंदा बाहर है, सुबह सवेरा है, पानी नहीं मिला है, है कि नहीं मिला है। थर से मुल्हिका गांव में भी पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। दिन भर पानी की तलाश में बच्चों समेत लोग ख्वार होते हैं, मगर उनको पानी के हुसूल में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। इलाका के मुंतखब नुमाइंदों ने आरओ प्लांट्स लगाने की बजाय मकामी वडेरों को इस स्कीम से नवाजा, जिसके बायस गरीब लोग आज भी पीने के शफाफ पानी से महरूम हैं। खुश्क साली के शिकार थरी बाशिंदे इस तपती रेत और शदीद गर्मी में पानी की बूंद बूंद के लिए छोटे छोटे कुओं पर दरबदर फिरने पर मजबूर हैं। बलूचिस्तान में बिजली की कुल तलब का 50% से भी कम शहरियों को फराहम किया जा रहा है। 16 से 18 घंटों की लोड शेडिंग से बागात तबाह और मामलाती जिंदगी बुरी तरह से मुतासर हो चुके हैं। दूसरी जानिब बावडा के मुलाजिमीन भी महकमे की निजकारी के खिलाफ सरापाए एहतजाज हैं। इसी को रिपोर्ट कर रही है सीमा कंवर। ये मुल्क के कमाऊ सपूत महकमा वावडा के मुलाजमीन हैं, जिन्हें महकमे की निजकारी पर तहफुजात हैं। साथ ही बिजली चोरी और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ भी नारे लगाए जा रहे हैं। सूबे में इस वक्त बिजली की कुल तलब 1600 मेगावाट है, ताहम दस्तयाब बिजली में 50% कमी के बायस सेब, खुबानी और दीगर बागात खुश्क हो रहे हैं। जो लोग बिजली के बिल दे रहे हैं उनके ऊपर ये इजाफी बोझ पड़ा हुआ है और उन्हें तकलीफ है, जिसके लिए हम माजरत खा है। और ये हमारा मैनेजमेंट और हुकूमत जो है वो सही इकदामात नहीं उठा रहे, इसलिए आवाम को तकलीफ। कोयटा में 6 से 8 जिले हेडक्वार्टर्स में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी है, जबकि ज़रई फीडर्स को सिर्फ 5 से 6 घंटे बिजली फराम की जा रही है। सूबे को इस वक्त जहां बदतरीन लोड शेडिंग का सामना है, वहीं वावडा इलेक्ट्रिक सप्लाई के 300 मुलाजमीन के एहतजाज ने रईसई कसर पूरी कर दी है। इन अदारों की नचकारी से न सिर्फ ये है कि हजारों बल्कि लाखों खानदान जो है ना रोजगार खत्म हो जाता है, बल्कि इसमें बेरोजगारी जो है ना बहुत ज्यादा फैल जाएगी। सूबे में जारी तवील लोड शेडिंग से मुआशी पहिया जाम होकर रह गया है। ताहम महकमे के आला हुक्काम इस संगीन मसले को मुल्क भर में बिजली के शॉर्टफॉल का नतीजा करार देते हैं। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ सीमा कंवल, दुनिया न्यूज, कोयटा। हवेली लखा में शहनाइयों वाला घर मातम कदे में बदल गया। खुशियों भरे आशियाने में सोग ने डेरे डाल दिए। पसंद की शादी भी खुशियों के लम्हों को तवील न कर सकी। वलीमे के रोज दुल्हा अपने कमरे में मुर्दा पाया गया, जबकि पुलिस के मुताबिक वाकया खुदकुशी का मालूम होता है। देखते हैं आसिफ नवाज की रिपोर्ट।
हवेली लखा में खुशियों भरे घर को नजर लग गई। सऊदी अरब से आने वाले दुल्हा इमरान की शादी खूब धूमधाम से हुई, मगर सुर्ख जोड़ा पहने हाथों में अपनी मोहब्बत के नाम की मेहंदी सजाए दुल्हन को क्या मालूम कि उसकी खुशियों को जल्द नजर लगने वाली है। वलीमे के रोज भी इमरान और उसके घर वालों ने खूब एहतमाम कर रखा था। टेंट सज चुके थे, देगें तैयार थीं, मगर दुल्हा मियाँ जब काफी देर तक नजर न आए तो तशवीश गुजरने पर उसके भाई ने कमरे का दरवाजा खटखटाया, जहाँ वो कुछ देर आराम करने के लिए महवे ख्वाब था। दरवाजा न खोलने पर घर वालों ने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो एक नाकाबिले यकीन मंजर था। बेगोरी थी। कोई नहीं साढ़े जज्बात आई, कोई साड़ी लड़ाई नहीं, पुत्र कोई झगड़ा नहीं। किसी के वहम गुमान में न था कि ऐसा भी हो सकता है। शादी वाले घर में दूल्हे की लाश देखकर कोहराम बर्पा हो गया। अपने मजाजी खुदा की अचानक मौत सुनकर दुल्हन भी सकते में आ गई और बेहोश हो गई, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 11-12 बजे तकरीबन बैठक में गया, मैं सो लूं 2 घंटे, लेकिन घर वाले परेशान है। दरवाजा जाकर नॉक करते हैं तो उठता नहीं, फिर उसका वालिद आता है, वो दरवाजे कुंडी तोड़ता है तो देखता है अंदर वो उसने अपने आप को फायर मार लिया। इमरान के सर में गोली लगी थी और उसकी लाश खून में लथपथ थी। जवान बेटे की मौत का सुनकर मां पर गशी के दौरे पड़ने लगे। पोस्टमार्टम के मुताबिक वाकया बज़ाहिर खुदकुशी का लगता है। वाकया मालूम तो होता है ये खुदकुशी उसने की, अंदर से कुंडियां लगी हुई थी, तोड़कर ये निकाली नाश। शादी वाले घर में दुल्हा की अचानक मौत अपने पीछे कई छोड़ गई है सवाल। इमरान की बेवक्त मौत का हाल मुअम्मा है। और अब मेरी दुनिया में कुछ बात हो जाए बल्दियाती इंतखाबात की। खैबर पख्तूनख्वा में 30 मई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। गलियां, मोहल्ले और सड़कें पार्टी परचमों, पोस्टर्स और बैनर से सज गए हैं। 2000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है, जबकि 76,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार ताजुनात करने का भी फैसला हुआ है। इसी हवाले से देखते हैं पेशावर से यासिर हुसैन की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 23 मई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया है। सूबे में 10,855 पोलिंग स्टेशन के लिए 76,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। 2,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। दूसरी जानिब पेशावर में इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू हो गई है। जगह जगह सियासी जमातों के कारकुनों ने पार्टी के झंडे और बैनर्स आविज़ा करना शुरू कर दिए हैं। ये हमने बैनर लगाए हुए, टोपियां डाली हुई हैं, ये शोर शराबा कर रहे हैं कि चलो आवाम को भी पता चले। पेशावर को काफी जोश खरोश से सजाया जा रहा है। ठीक है, भरपूर तरीके से इलेक्शन की तैयारियां हो रही है। इंतखाबात करीब आते ही उम्मीदवारों के लहजे भी बदल गए हैं। कहीं अवामी मसाइल के हल के दावे तो कहीं मुखालफिन पर इल्जामात की बौछार की जा रही है। उम्मीदवारों के इंतखाबी दफ्तर भी सज गए हैं। किसी ने बैठक तो किसी ने शादी हालों और हुजरों को इंतखाबी दफ्तर की शक्ल दे दी है। हम MNA MPA तक नहीं पहुँच सकते, निजी सतह से हमारा जो मसले होंगे छोटे मोटे ये हल होंगे इन लोगों के जरिए। बल्दियाती इंतखाबात बहुत बेहतरीन चीज है, ये पावर को शेयर कर देता है, क्योंकि MPA और MNA वगैरह उस पर तो हम पहुंच नहीं सकते। शाम ढलते ही सियासी पार्टियों के तफातर खुल जाते हैं, जहां सियासी कारकुनों का हजूम रात गए तक लगा रहता है। कैमरामैन तारिक महमूद के साथ यासिर हुसैन, दुनिया न्यूज पेशावर। मेरी दुनिया के बहुत से शहरों की सैर को जाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में गंदम की कटाई का सिलसिला जारी है। हुकूमत ने गंदम की फीमन कीमत 1,300 रुपए मुकर्रर की है, लेकिन ताहाल महकमा ज़राअत की नाकिस पॉलिसियों के बायस काश्तकार अपनी फसल मिडल मैन को 1,200 रुपए के एवज फरोख्त करने पर मजबूर है, क्योंकि उन्हें ताहाल बारदाना फराहम नहीं किया गया। रिपोर्ट करें सुहेब इकबाल। मुल्तान में गंदम की कटाई का अमल तेजी से जारी है, लेकिन हुकूमती दावों के बावजूद ताहाल काश्तकारों को ना तो बारदाना मिल रहा है और न ही सफरी और लेबर के अखराजात मिल रहे हैं, जिसकी वजह से काश्तकार इमदादी कीमत 1,300 रुपए फी मन मुकर्रर होने के बावजूद मिडल मैन को 1,200 रुपए के हिसाब से गंदम फरोख्त कर रहे हैं, जिससे काश्तकारों की माशी मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। मजबूरन तो सब खाना की बेच नहीं पाती पई है, इतने साल को 1,200 को रेट कोई नहीं पिया। गवर्नमेंट ऐसे ऐलानात करती है, उसके ऊपर अमल कोई भी नहीं होता, इसलिए बेचारा जमींदार जो है वो इस तरह धक्के खा के और इतनी मेहनत के बाद
اگر اس کو بینیفٹ صحیح نہیں ملتا تو وہ روڈ کے اوپر آ کر اس طرح گندم سیل کرتے ہیں۔ محکمہ زراعت کے حکام کے مطابق کسانوں کو باردانہ کی تقسیم شفاف طریقے سے جاری ہے۔ باردانہ ایشو پہلے 3 دنوں میں ایشو ہو چکا ہے۔ اب جو کاشتکار پرچیز سینٹر پہ اپنی گندم لائے گا اس کو بالکل اس کی گندم خریدی جائے گی۔ رواں سال 2,27,000 میٹرک ٹن گندم کی خریداری کے ہدف کے لیے 16 مراکز تو قائم کر دیے گئے ہیں، لیکن متعلقہ محکموں کی عدم دلچسپی کے باعث خریداری کا عمل سست روی کا شکار ہے۔ متعلقہ محکموں کی ناقص پالیسیوں کے باعث کسان اوپن مارکیٹ میں گندم اونے پونے داموں بیچنے پر مجبور ہے، لیکن انتظامیوں کی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیمرہ مین ایڈی نواز کے ساتھ سہیب اقبال، دنیا نیوز، ملتان۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے صوبے بھر میں گندم کی خریداری کے مراکز قائم تو کر دیے، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں خریداری کے سرکاری مرکز کی عدم موجودگی نے گندم کے کاشتکاروں کو ناقابل برداشت خسارے سے دوچار کر دیا ہے۔ دیکھیے نصرت حسین کی رپورٹ۔ ڈیرہ میں اس بار خریداری کے سرکاری مرکز کی عدم موجودگی نے گندم کے کاشتکاروں کو ناقابل برداشت خسارے سے دوچار کر دیا ہے۔ محکمہ خوراک کے ذرائع کا کہنا ہے کہ لکی مروت اور کوہاٹ میں خریداری مراکز بنائے گئے، لیکن ڈیرہ میں سرکاری طور پر گندم خریداری سے روک دیا گیا ہے۔ جو گندم ہے وہ میڈل مین آ کے یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ بھی مہنگائی ہے، یہاں سے اٹھا کے وہ بنو، کرک اور کوہاٹ لے کر جا رہا ہے۔ حکومت نے گندم کا سرکاری نرخ 3300 روپے بوری مقرر کیا ہے، لیکن یہاں خریداری مرکز نہ ہونے کی وجہ سے کاشتکار 2800 روپے فی بوری فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ صوبہ بھر میں ڈیرہ اسماعیل خان گندم پیدا کرنے والا واحد ضلع ہے جہاں خریداری مرکز قائم نہیں کیا گیا، جس سے مڈل مینوں کے وارے نیارے ہیں جو کاشتکار سے سستے داموں گندم خرید کر لکی اور کوہاٹ کے سرکاری مراکز میں مقررہ نرخوں پر بیچ رہے ہیں۔ کیمرہ مین فیصل راجہ کے ساتھ نصرت حسین، دنیا نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔ ملکہ کوثر مری سے ضلع انتظامیہ نے منہ موڑ لیا۔ شہر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، کشمیر پوائنٹ کے عقب میں واقع سرسبز جنگل میں آلودگی کی بھرمار ہے۔ حکام کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث کتے اور سور جا بجا نظر آتے ہیں۔ شہریوں اور سیاحوں کا پیدل چلنا بھی یہاں پر محال ہو گیا ہے۔ دیکھیے سردار اقبال کی رپورٹ۔ یہ ہے سیاحوں کی جنت نظیر ملکہ کوثر مری، جس کے سرسبز جنگلات خوبصورتی میں ہیں اپنی مثال آپ۔ اب ملاحظہ ہو اس دلفریب مقام کی حالت زار۔ یہ ہے کشمیر پوائنٹ کے عقب میں گلڈنا کا جنگل۔ گندگی اور غلاظت کے ڈھیر نے ماحول کو کر دیا ہے آلودہ۔ جنگلی سور اور کتے مین شاہراہ پر دندناتے نظر آتے ہیں، جس سے شہریوں اور سیاحوں کا ہو چکا ہے جینا محال، لیکن ضلعی انتظامیہ بن چکی ہے خاموش تماشائی۔ پہلے سے بھی زیادہ اس کے مری کے حالات برے ہو گئے، کوئی صفائی کا انتظام نہیں ہے۔ پوری مری کا کوڑا کرکٹ اٹھا کے ایک مین شاہراہ پر ڈمپ کر دیا جاتا ہے، جہاں جنگلی اشرات اور بھی آ کے وہاں، جسے مقامی آبادی کے پانی کے چشمے بھی خراب ہو رہے ہیں۔ گندگی اور غلاظت کے ان ڈھیروں نے مری جیسے خوبصورت سیاحتی مقام کے حسن کو گدلا کر دیا ہے، لیکن حکام جانے خواب غفلت سے کب بیدار ہوں گے؟ پنگریوں میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ پینے کا پانی تو دور کی بات، زرعی اراضی بھی پانی کو ترس رہی ہے۔ ہزاروں ایکڑ اراضی پانی نہ ملنے سے بنجر ہونے لگی ہے۔ کاشتکاروں نے بھوک ہڑتالی کیمپ لگا کر احتجاج شروع کر دیا۔ دیکھتے ہیں طارق کمبو کی رپورٹ۔ ٹنگریوں میں پانی کا بحران شدید ہونے پر شہری ترس گئے ہیں پینے کے پانی کو، جبکہ زرعی اراضی سیراب نہ ہونے سے ہونے لگی ہے بنجر، جس پر کاشتکاروں نے نوکوٹ کلوئی روڈ پر ریلی نکالی، جس سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ کاشتکاروں نے اس موقع پر شدید نعرے بازی کی۔ ریلی میں سابق ضلعی ناظم تھرپارکر ارباب انور نے بھی شرکت کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پوسٹر بھی اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نعرے درج تھے۔ کاشتکاروں کا کہنا تھا محکمہ آبپاشی کی سب ڈویژن رنڈسٹری میں پانی کی مصنوعی قلت جان بوجھ کر پیدا کی گئی ہے۔ کسانوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ پانی اور صرف پانی فراہم کیا جائے۔ مظاہرین نے ریلی کے بعد بھوک ہڑتالی کیمپ بھی لگایا۔ قدیم پیشے، ان سے جڑے ماہر کاریگر اور ان پیشوں کے نام سے منسوب گلیاں شہروں کی پہچان ہوا کرتی تھی، مگر اب یہ باتیں تاریخ کا حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی گلی لوہارا بھی ایسی ہی تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ اسی بارے میں دیکھتے ہیں سید فضل عباس کی رپورٹ۔ یہ ڈیرہ کی قدیم گلی لوہارا ہے۔ یہاں کے ماہر کاریگروں کے فولادی ہاتھ صدیوں سے لوہے کو گھریلو استعمال کی اشیاء اور قدیم زرعی اوزاروں میں ڈھالتے آ رہے ہیں، مگر باوجود اب یہ پیشہ دم توڑتا جا رہا ہے۔ سارا پیو جو کرے گا لوہارا کا، اصل یہ لوہارا کا کرے گا، ساری جی اولاد ہوئے ہوں کام نہیں کریں گے،
وہ ساری مزدوری نہیں بڑھنی، وہ پڑھے لکھے بڑھے۔ ہاتھ کی بنی لوہے کی اشیاء کی مانگ میں تیزی سے کمی آتی جا رہی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ فیکٹریوں کے تیار کردہ ارزاں مال کی مارکیٹ میں فراوانی ہے۔ مشینری دور بن گئے نا، ٹریکٹر آ گئے، ہوں تھریشر آ گئے، اگے داتری لگتی، ہوں داتری نہیں لگتی، مشینوں کپیندی پی ہر چاہیے تھی۔ کساد بازاری کا یہ عالم ہے کہ سارے دن میں اکا دکا گاہک کی اس گلی کا رخ کرتا ہے۔ قدیم گلی لوہارا جو کسی زمانے میں اس خطے کی فولاد سازی کی سب سے بڑی مارکیٹ ہوا کرتی تھی، مرور ایام کے ہاتھوں آج بے کسی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ کیمرامین ملک شفیق کے ساتھ سید فضل عباس، دنیا نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔ میری دنیا میں صرف مسائل ہی نہیں، خوشیاں بھی ہیں، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ایک بریک کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام میری دنیا۔ ویلکم بیک۔ دنیا بھر میں آج تھیلیسیمیا کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کے منانے کا مقصد خون کی کمی کا شکار بچوں کے بارے میں شعور بیدار کرنا ہے۔ عالمی یوم تھیلیسیمیا کی مناسبت سے ملک کے مختلف شہروں میں آگاہی واک کا اہتمام بھی کیا گیا اور ریلیاں بھی نکالی گئیں۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ لورالائی میں پشتونخوا بلڈ بینک کے زیر اہتمام عالمی یوم تھیلیسیمیا پر صوبائی وزیر بلدیات سردار مصطفیٰ تنین کے زیر قیادت ایک ریلی نکالی گئی۔ ریلی شہر کی مختلف شاہراہوں سے گزرتی ہوئی گرلز ہائی اسکول پر اختتام پذیر ہوئی، جہاں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پشتونخوا بلڈ بینک اس بیماری میں مبتلا افراد کو بلا تعصب خون فراہم کر رہا ہے۔ مردان میں سول سوسائٹی کے افراد نے کالج چوک سے پریس کلب تک واک کا اہتمام کیا۔ تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے کام کرنے والی غیر سیاسی تنظیم امید کی کرن فاؤنڈیشن کے اہلکاروں نے بھی واک میں حصہ لیا۔ واک میں شریک افراد کا کہنا تھا کہ وہ اس مرض میں مبتلا مریضوں کی زندگی بچانے کے لیے باقاعدگی سے خون کے احتیاط دیں۔ بہاولپور میں پنجاب تھیلیسیمیا پروموشن پروگرام کے تحت بہاول وکٹوریہ ہسپتال اور قائد اعظم میڈیکل کالج کے تعاون سے آگاہی ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ریلی میں ڈاکٹرز، نرسز اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج ڈاکٹر ہارون پاشا کا کہنا تھا وکٹوریہ ہسپتال میں پنجاب کے سب سے بڑے بون میرو ٹرانسپلانٹ یونٹ کا آغاز جلد کیا جائے گا۔ ڈیرہ بگٹی میں سوئی میں تھیلیسیمیا کیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا، جس میں متاثرہ بچوں اور ان کے والدین نے شرکت کی۔ سندھ میں اسکولوں کے حالات بہتر بنانے کے لیے بڑے بڑے دعوے کرنے والے سکھر ایئرپورٹ کے بالکل سامنے ایک پرائمری اسکول کی حالت زار تک نہ بدل سکے۔ اس اسکول کی زبوں حالی کی داستان ہمیں سنائیں گے اسحاق خود سو اپنی اس رپورٹ میں۔ چھتوں کے پلستر اور دیگر بنیادی سہولیات سے محروم یہ عمارت ہے سکھر ایئرپورٹ سے چند قدموں پر، جہاں سے گزرنے والے منسٹرز و بالا افسران کی نظروں سے اوجھل پرائمری اسکول نیو شاہپور کی، جس میں زیر تعلیم 150 سے زائد بچے سہولیات سے آری اسکول کے نیم کے درخت کے نیچے پڑھائی میں مصروف ہیں، مگر اس کے باوجود ان کا جذبہ ہے کہ کم ہونے میں نہیں آتا۔ نیچے ہم پڑھتے ہیں اور اسکول بھی گر رہا ہے، سارا کچھ گر رہا ہے، ادھر دیا چلے جاتے ہیں، ادھر دیکھتے ہی نہیں ہے، جگہ ہی نہیں ہے نا، ادھر اسکول سارے چھت گر رہے ہیں، بیچ پہ 2-3 بیچ چھوٹے بچے بیٹھ رہے ہیں، ہم کیس پہ بیٹھے یہاں اسکول کے چھت گر رہے ہیں بھائی، اب کچھ ہمارے کو سکھ ہی نہیں ہے، بجلی کا پانی کا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں ہم دھوپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسکول میں بچوں کے بیٹھنے کے لیے نہ فرنیچر ہے اور نہ بجلی۔ ان مسائل کی وجہ سے اسکول کی انتظامیہ نے کئی بار محکمہ تعلیم کی توجہ اس جانب دلائی، مگر ان کی یہ کوشش اس وقت تک کوئی رنگ نہیں لا سکی ہے، اور کسی افسر نے بچوں کے جانوں کو خطرہ لاحق ہونے کے باوجود اس کا نوٹس تک لینا گوارا نہ کیا۔ جناب خورشید شاہ صاحب اور اپنے نثار کھوڑو صاحب ایئرپورٹ پر آتے ہیں، ہمارے کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، ہماری مجبوری کی کوئی توجہ نہیں دیتا ہے، ہم تو بہت پریشان ہیں۔ اسکول میں حالیہ ملکی حالات کے پیش نظر سیکیورٹی تک کے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے سندھ میں تعلیم کے فروغ اور اسکولوں کی حالت زار بہتر بنانے کے روزانہ دعوے تو کیے جاتے ہیں، مگر اس جیسے اسکول ان دعووں کی کلی کھولنے کے لیے کافی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس حوالے سے عملی اقدامات کیے جائیں تاکہ مستقبل کے معماروں کو حصول علم میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیمرامین اصغر علی باسی کے ساتھ اسحاق کھوسو، دنیا نیوز، سکھر۔ خانیوال کے قریبی علاقے کوٹ عبدالحکیم کے گورنمنٹ پرائمری اسکول کی حالت زار پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب سلوگن کا مذاق اڑانے لگی ہے۔ علم کے ننھے منھے متلاشیوں کے لیے سائبان تک نہیں ہے، معصوم کریاں موسم کی سختیاں برداشت کرنے پر مجبور ہیں۔
छत मुयस्सर नहीं तो दीगर बुनियादी सहूलियत का क्या मुयस्सर होंगी? इसी को रिपोर्ट करें परवेज आफ्ताब। सिर्फ नारे लगाने से तालीम को बेहतर नहीं किया जा सकता, इसके लिए कुछ अमली इक़दाम करने जरूरी हैं। खानेवाल के करीबी इलाके अब्दुल हलीम का मौजा जलीलपुर, जहां के प्राइमरी स्कूल ने हुक्मरानों की तालीम दोस्ती का राज फाश कर दिया। जरा मुलाहिजा फरमाए इस तालीमी दरसगाह की हालत-ए-ज़ार, जहाँ 250 बच्चे जेर तालीम हैं और कमरा तक नहीं। शदीद गर्मी में भी बच्चे दरख्तों के साए तले बैठकर तालीम हासिल करते हैं। बुनियादी सहूलतें तो शायद इस स्कूल के लिए जैसे थी ही नहीं, तभी तो सरकार ने साहिबान तक बनाना गवारा नहीं किया। अलबत्ता इर्द गिर्द खारदार तारे जरूर मौजूद है। यहाँ गर्मी की वजह से हमें धूप में बैठना पड़ता है। छत के बगैर किसी जगह का नाम स्कूल रख देने से वो स्कूल नहीं बन जाता, और सिर्फ नारों दावों से कुछ नहीं बदला जा सकता। अगर कुछ कर दिखाने का अज़्म है तो इसके लिए अमली इक़दामात भी करना होंगे। बिजली की बढ़ती हुई गैर एलानिया बंदिश की बदौलत अवाम बिजली की मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। नसीराबाद के अवाम सोलर पैनल की खरीदारी को सस्ता और देरपा ख्याल करते हैं। कारोबारी हजरात की नजर में भी सोलर पैनल बिजली का बेहतरीन मुतबादिल है। देखते हैं राजा हनीफ की रिपोर्ट। मुल्क में तवानाई के बहरान ने अवाम का जीना हराम कर दिया। तवील लोड शेडिंग से जहां कारोबार ठप होकर रह गए हैं, वहां शदीद गर्मी में नसीराबाद के अवाम का गुजर बसर मुश्किल हो गया। दूसरी जानिब यूपीएस, जनरेटर्स और शमसी तवानाई का कारोबार उरूज पर है, लेकिन यूपीएस की निस्बत शमसी तवानाई सस्ता और देरपा तवानाई का मुतबादिल है, जिससे पंखे, लाइट्स और दीगर बरकी आलात 24 घंटे बआसानी चलाए जा सकते हैं। सोलर से हमें फायदा है, सारा रात निकल जाता है बैटरी पे, दिन का आराम से चल जाता है, जनरेटर में खर्चा है। मुल्क में बिजली का बहरान इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि नसीराबाद में अब बिजली न होने के बराबर है। हमने जो सोलर स्टार्ट किया है, कुछ खर्चा किया है, लेकिन हमारे पास ऐसे समझो कि बिजली अवेलेबल है, 24 घंटे बिजली चलाते हैं, कारोबार चलता है हमारा। अवाम ने जरूरियात जिंदगी पूरा करने के लिए सोलर पैनल्स खरीदना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये उनके लिए बिजली के हुसूल का मौजू तरीन हल है। मुल्क में बिजली के बहरान में शिद्दत के बायस अवाम ने शमसी तवानी को मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और जरूरी जिंदगी को पूरा करने के लिए शमसी तवानी बेहतरीन जरिया है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन शाहबान के साथ राजा हनीफ, दुनिया न्यूज, नसीराबाद। शांगला हिल के शहरियों के लिए साफ पानी की फराहमी एक ख्वाब बन गया। ताहाल पानी की फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे, न बसों पुरानी पानी की बुसीदा लाइन तब्दील की गयी। गंदा पानी ही मकीनों का नसीब ठहरा। देखिए जुल्फिकार मलिक की रिपोर्ट। पानी एक नेमत, साफ पानी उससे बड़ी नेमत, मगर सांगला हिल के शहरियों के लिए साफ पानी अब भी है एक ख्वाब। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स ताहाल सांगला हिल का मुकद्दर न हो सके। 30 साल कबल शहर में बिछाई जाने वाली पाइपलाइन है खस्ताहाली और टूट फूट का शिकार। इसमें शामिल हो चुका है सीवरेज का गंदा पानी, जिससे फैल रहे हैं वबाई अमराज। 30 साल पुराने पैर निकारा हो चुके हैं, ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੁਬਤਲਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਟੂਟੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਆ ਮਹੱਲਾ ਗੋਪਾਲਪੁਰਾ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਟੂਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। नलकों में गंदा पानी आने से शहरी हैं शदीद जहनी अजियत में मुब्तला। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डॉक्टर हमायूं आजाद के मुताबिक मुजरे सेहत पानी पीने से हेपेटाइटिस का मर्ज फैलता जा रहा है। सांगला का जमीन दोस्त पानी काफी अरसे से मुजरे सेहत है। इसमें मुख्तलिफ जरासीम मौजूद है, जिसकी वजह से मैदे और जिगर की बेशुमार बीमारियां फैलती हैं। शहर में मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे शुरू हुए, मगर शहरियों को साफ पानी की फराहमी हुकूमत की तरजीहात में शामिल ही नहीं। इसीलिए शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए हुकूमत और मकामी इंतजामिया की जानिब से कोई इंतजामात नहीं किए गए। मेरी दुनिया के और भी बहुत से शहरों की सैर को जाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। मुल्तान में ऐसे
बाहिम्मत हुनरमंद मौजूद हैं जो दिन रात मेहनत करके अपने हाथों से ऐसे खूबसूरत और दीदा ज़ेब कालीन बनाने में मसरूफ हैं जो न सिर्फ कौमी सतह पर पसंद किए जाते हैं बल्कि बैरून मुमालिक भी उनकी खूब मांग है। लेकिन सख्त मेहनत और लगन से काम करने वाले इन हुनरमंदों में मुनासिब मुआवजा न मिलने की वजह से मायूसी फैल रही है। देखते हैं जाम बाबर की रिपोर्ट। ऊन और रेशम के धागों से तैयार होने वाले ये शाहकार हाथ से बनने वाले कालीन हैं, जिनकी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मांग है। कैंची और चंबे की मदद से खड्डी पर काम का ये पुराना अंदाज है जो मुश्ताक अहमद 25 साल से कर रहा है। साढ़े बच्चों के वसैल पूरे होंदे नहीं, लिहाजा ये काम खत्म होंदा जांदा। औसत साइज का एक कालीन रोजाना 10 घंटे की मेहनत से 3 माह में तैयार होता है, जिसकी वजह से इसकी कीमत भी निस्बतन ज्यादा होती है। लेकिन मशीनों से बनने वाले सस्ते कालीनों ने हाथ से कालीन बनाने का कारोबार तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से अब कोई भी ये हुनर सीखने को तैयार नहीं। हाथ का काम है, मेहनत का काम है, जो उजरत हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। कम मुआवजा मिलने की वजह से कोई भी इस हुनर को सीखने के लिए तैयार नहीं है। हाथ से कालीन बनाने वाले इन हुनरमंदों की अगर हुकूमत सरपरस्ती करे तो इनकी माशी हालत काफी हद तक बेहतर हो सकती है। हाथ से तैयार करदा ये कालीन दीगर मुमालिक फरोख्त करके एक्सपोर्टर तो इससे काफी मुनाफा हासिल कर लेते हैं, मगर इन कारीगरों का कहना है कि कम उजरत के बाइस इनके हाथ खाली ही रह जाते हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ जाम बाबर, दुनिया न्यूज, मुल्तान। जंग में शाहजूना के उर्स की 3 रोजा तकरीबात जारी हैं। ज़ायरीन बड़ी तादाद में दूर दराज से दरबार का रुख करने लगे हैं। उर्स में चिराग चढ़ाने की रस्म खास है। इसी को रिपोर्ट करें लियाकत अली। झंग के निवाही इलाका शाहजीउना में पीर शाहजीउना करोड़िया के पोते हजरत सैयद लुधन इमाम के 461वें उर्स की 3 रोजा तकरीबात शुरू हो गयी। दरबार के सज्जादा नशीन मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात उर्स की रसूमात अदा करने के बाद कीड़ी बैठ गए, जबकि मुल्क भर से दरबार शाहजीउना पर अकीदतमंदों और जायरीन की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। इनकी रहमत की वजह से ना हम पे भी रहमतें नाज़िल हो। हम इसके अकीदतमंद यहाँ पे सलाम करने के लिए आए हैं। हम हर साल यहाँ पे आते हैं। जायरीन को दरबार शाहजीउना रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी देकर सुकून मिलता है, इसलिए वो दरबार पर सलाम करने के लिए दूर दराज इलाकों से आते हैं। इत्थे सानू रूहानी सुकून मिलता है, साडियां मुश्किलां आसान और असी हर साल होने हैं जी इत्थे ते अल्लाह तबारक तआला ने नेक बुजुर्गां तफैलों करके 5 साल बाद मैंने नजर अता की। उर्स की तकरीबात में मुख्तलिफ रसूमात अदा की जाती हैं। पहली जो है ना रस्म इसकी चक्की चौंकी है और दूसरी रस्म मखदूम साहब के यहाँ बैठने को जिसका नाम कीड़ी बोला जाता है वो होती है। रस्म चिराग की अदायगी 120 फीट बुलंदी पर चिराग चढ़ाकर की जाती है। अगर चिराग चढ़ जाए तो फिर मेला शाहजीउना की 3 रोजा तकरीबात का आगाज कर दिया जाता है, लेकिन अगर चिराग न चढ़े तो फिर मेला नहीं लगाया जाता। सदियों पुरानी ये रिवायत आज भी दरबार शाहजीउना पर बरकरार है और इस रस्म चिराग को बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ अदा करने का खास एहतमाम किया जाता है। ड्रामों और फिल्मों में मनशियात और सिगरेट नोशी देखकर कई नौजवान इस लत में मुब्तला होकर अपनी सेहत तबाह कर लेते हैं। मनशियात की बदतरीन शिकंजे से अपने साथियों को महफूज बनाने के लिए पेशावर के नौजवानों ने आगाही मुहिम का बेड़ा उठा लिया है। इसी हवाले से एक वॉक का एहतमाम भी किया गया, जिसकी रिपोर्ट हमें बताएंगी आयशा तस्कीन। नशे की लानत नौजवानों की जिंदगियां बिगाड़ने का सबब बन रही है। कुछ नौजवान फैशन के लिए सिगरेट नोशी शुरू करते हैं और फिर इस लत के आदी बन जाते हैं। मंशियात के खिलाफ शऊर उजागर करने के लिए पेशावर की ज़रई यूनिवर्सिटी में एंटी नारकोटिक सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम नौजवानों ने वॉक का एहतमाम किया, जिन्होंने सिगरेट, शीशा और दीगर नशावर चीजों से नफरत के इजहार पर मबनी चार्ट्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। तालिब इल्मों का कहना था कि कम उम्र तालिब इल्म मंशियात के आसानी से आदी बन जाते हैं। नौजवानों को इस लत से बचाना उनके साथियों का फर्ज है। हम इस तरह किस्म के वाक उनके लिए करते हैं, स्पेशल फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके अंदर एक अवेयरनेस आ जाती है कि आया कि ये इसके अंदर कुछ गलत हो रहा है। हॉस्टल्स में ये ग्रुप वगैरह जाते हैं, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स के रूम्स में जाते हैं और इस तरह मतलब अवेयरनेस के बारे में बताते हैं कि ये ड्रग जो आप यूज करते हैं इसके ये नुकसान है और इसके ये नुकसान। यूनिवर्सिटी के तलबा ने मंशियात के आदी अफराद को जिंदगी की जानिब वापस लाने के लिए अमली इकदाम करने के अज़म का इजहार भी किया। सोसाइटी के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको एक टास्क असाइन किया गया है बहुत
जल्द इंशाल्लाह उस पर अमल किया जाए। वॉक में तालिब इल्मों के अलावा असातिज़ा भी शरीक हुए। कैमरामैन मोहम्मद हयात के साथ आयशा तस्कीन, दुनिया न्यूज, पेशावर। आजाद कश्मीर में कश्मीर गेम्स के दूसरे मरहले में 20 टीमों के दरमियान नॉकआउट सिस्टम के तहत फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हो गया है। कश्मीर गेम्स में 30,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट करें ख्वाजा काशिफ। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के खुर्शीद मेमोरियल स्टेडियम में वजारत खेलो सकाफत के तावन से फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज कर दिया गया। टूर्नामेंट में जिला मुजफ्फराबाद की 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट के पहले रोज शायकीन फुटबॉल समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और बेहतरीन खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों को तालियां बजाकर दाद देते रहे। जब भी टूर्नामेंट होते हैं तो हजारों की तादाद में शायकीन फुटबॉल यहाँ पे मैच देखने के लिए आते हैं और हम बहुत लुत्फअंदोज होते हैं। हम इस अपील करते हैं कि यहाँ मजीद फुटबॉल टूर्नामेंट होने चाहिए। फुटबॉल में मुझे बहुत दिलचस्पी और मैं खेलता भी हूँ और मैं डेली यहाँ पर देखने के लिए आता हूँ खेलने। वजारत खेल और सकाफत के जिम्मेदारान का कहना था कि नौजवान नस्ल को मनफी सरगर्मियों से दूर रखने के लिए फुटबॉल समेत दीगर खेलों के मुकाबले भी शुरू किए जाएंगे ताकि इलाके के मैदानों को आबाद रखा जा सके। ये एक पॉजिटिव साइन है, अच्छी सेहतमंद सरगर्मी है। नौजवान प्लेयर्स जो हैं वो उनको ग्राउंड में आने का मौका मिल रहा है, कंपटीशन उनके अंदर पैदा हो रहा है। इसी मोटो को लेके एसोसिएशन भी और स्पोर्ट्स बोर्ड भी मिलकर काम कर रहे हैं। इस साल शुरू की गई कश्मीर गेम्स में आजाद कश्मीर के 10 अजला के 1900 क्लब्स के 30,000 खिलाड़ी खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। इस तरह के खेलों से न सिर्फ नौजवान मनफी सरगर्मियों से दूर होंगे बल्कि इनकी ज़हनी सलाहियतों में भी निखार आएगा। कैमरामैन एमडी मुगल के साथ ख्वाजा काशिफ, दुनिया न्यूज, मुजफ्फराबाद। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले हमजा अकबर अपने आबाई शहर फैसलाबाद पहुंचे तो उनका किया गया शानदार इस्तकबाल। दोस्तों और साथियों ने की गुलपाशी, जबकि ढोल की थाप पर रक्स भी खूब किया गया। देखिए नईम कैसर की रिपोर्ट। ये इस्तकबाल के मनाज़र हैं हमजा अकबर के, जो मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जीतकर पहुंचा अपने आबाई शहर फैसलाबाद में। तो क्या दोस्त, क्या रिश्तेदार, सब इकट्ठे हुए हमजा को कहने के लिए खुश आमदीद जिला कौंसल चौक में। यहाँ पर ताजरों समेत शहरियों ने किया पुरतपाक इस्तकबाल। दोस्तों ने डोल की थाप पर डाले खूब बंगड़े, जबकि हमजा की गाड़ी पर फूलों की पत्तियां की गई निछावर। हमजा की खुशी भी थी दीदनी। हमजा अकबर के कोच का कहना था कि वो खुश हैं कि इनकी जानब से की गई मेहनत रायगान नहीं गई। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने जो मेहनत की थी अपने बच्चे के ऊपर, आज उसने इस मुल्क का नाम रोशन किया है, मेरे शहर फैसलाबाद का नाम रोशन किया है। स्नूकर जैसे खेल की बात की जाए तो साबका वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसफ का ताल्लुक भी है फैसलाबाद से। उनके नक्शे कदम पर चलकर हमजा ने भी एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम करके मुल्क समेत फैसलाबाद का नाम किया रोशन। हमजा का कहना था कि मैं जीत का अज़म लेकर टूर्नामेंट खेलने गया था। रवायती हरीफ भारत से बड़े सख्त मुकाबले के बाद मिली है जीत, जिस पर वो है बहुत पुरजोश। हुकूमती सतह पर सरपरस्ती मिली तो उनका अगला टारगेट वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना है। कोई भी प्लेयर जब घर से निकलता है खेलने के लिए तो वो यही सोच लेके निकलता है कि मैंने जीतना और पाकिस्तान का नाम रोशन करना। शहरियों ने हमजा अकबर की जीत पर खुशी का किया इजहार और साथ ही हुकूमत से भी की अपील कि खेलों में नए टैलेंट को सामने लाने के लिए फिल फौर इकदामात किए जाएं ताकि दुनिया में रोशन हो सके पाकिस्तान का नाम। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय हमें देना ना भूलिएगा क्योंकि हम इसके मुंतज़िर रहते हैं। आपकी आरा हमें मौसूल होती है। हमारा फेसबुक आईडी है मेरी दुनिया शो और आप हमें ट्विटर पर ट्वीट भी कर सकते हैं। हमारा ट्विटर आईडी है मेरी दुनिया शो। आज के प्रोग्राम से मदिहा मसूद को इजाजत दीजिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।